कर्नाटका से चल के आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हमारे बड़े भाई जो कि कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और साथ ही एमएलसी है, जिन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की जो तलबा की तंजीम है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे की। मोहतरम सलीम अहमद साहब हमारे भाई भी हैं और हमारे नेता भी हैं। मोहतरम राजकुमार पटेल साहब जो मध्य प्रदेश की एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है। हमारे बड़े भाई जो कि मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, बहुत लंबे अरसे से एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में भी उन्होंने काम किया। मोहतरम सापरा साहब, हमारे आमदार मोहतरम शिंदे साहब, हमारे वालिदे मोहतरम के दोस्त मोहतरम बख्शी साहब, प्रीति जैन साहिबा जो कि आम आदमी पार्टी की मुंबई प्रदेश की अध्यक्ष हैं, मुबारक भाई जो कि वालिद साहब के साथ भी रहे और हम लोगों के ऊपर भी उनकी सरपरस्ती और शफकत रही, इस रियासत के वजीर रहे, और हमारे बड़े भाई अनीस अहमद साहब, मोहतरम अल्ताफ काजी साहब, फहद आजमी साहब, हमारे भाई विकास तांबे जी जो कि अब्बू के भी सहयोगी और हमारे भी भाई निसार भाई, अस्मा जी, शादाब हमारा यूथ कांग्रेस का साथी, मेरे छोटे भाई जो कि लगातार आपके इलाके में भाग दौड़ करते रहते हैं और आपकी दुआओं के तलबगार हैं, ऐसे हमारे छोटे भाई वसीम जावेद साहब, जिन हजरात के नाम मैं स्टेज पर नहीं ले पा रहा हूं उनसे माजरत चाहता हूं। यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, कहते हुए आजकल बड़ा डर लगता है, इसलिए मीडिया के साथियों और मुल्क के मालिकों, ये बड़ी आज की शाम बहुत खूबसूरत शाम है और ये सियासी महफिल कम और रूहानी महफिल ज़्यादा लग रही है। और चूंकि इस इलाके से हम लोगों का एक बड़ा पुराना रिश्ता है, और रिश्ता इसलिए है कि 1984 और 1985 में जब यहाँ के असेंबली इंतखाबात हुए थे, मोहतरम वसंतदादा पाटिल साहब यहाँ के वजीर आला हुआ करते थे और मेरे मोहतरम वालिद साहब इस इलाके से एमएलए चुन के गए थे और फिर रियासत में वजीर बने थे। और उसके बाद 6 वजीर आला के साथ 6 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे थे कैबिनेट के। और वालिद साहब ने इस इलाके में जो भी खिदमात हो सकती थी, जो काम हो सकता था, वो उन्होंने करने की कोशिश की। तो मैं जैसा आपसे अर्ज कर रहा था, इस इलाके से हमारा सियासी रिश्ता कम और जज्बाती रिश्ता ज़्यादा है, और इसलिए ज़्यादा है कि वालिद साहब का दिल और जहन हमेशा ट्रॉम्बे के लिए और चेंबूर के लिए हमेशा लगा रहता था और उसका जिक्र करते थे। हमारा गुजरा हुआ वक्त बड़ा खूबसूरत है, हमसे मुराद कांग्रेस पार्टी का, और एक फिलॉसफी भी है। भाई साहब आप बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप बहुत बड़ी टीम लेके आए, यहाँ बैठा दीजिए। अरे भाई आइए, मैं वेलकम करता हूँ। मैं समझ गया यूथ कांग्रेस में हमने भी जिंदगी दी है, भाई ने भी दी। आइए, सब एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ही करके आए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, यूथ कांग्रेस का खास सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हमारा जो जिंदगी का फलसफा है, जो फिलॉसफी है, जो वक्त इंसान का गुजर जाए वो बहुत खूबसूरत होता है। जो वक्त इंसान का गुजर रहा होता है उससे इंसान मुतमईन नहीं होता, और आने वाला वक्त क्या होगा उससे इंसान डरा होता है। ये इंसानी फितरत है, जिनको हम छोड़ चले वो जहां कैसे है, शाफी गुल कैसी है, खुशबू के मका कैसे है, ये सबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे। जैसा कि हमारे तमाम साथियों ने कहा, और सब लोगों के जज्बात के साथ, सबके एहसासात के साथ, सबके नजरिए फिक्र के साथ मैं अपने आप को कनेक्ट करते हुए इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। और बात यह है कि बार बार एक बात होती है, और वो ये हो रहा है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, जो पार्लियामेंट के इंतखाबात है, वो हिंदुस्तान की सियासत में बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमेशा इलेक्शन होते रहे, लेकिन ये इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ है। वो इसलिए मुख्तलिफ है कि 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी को स्पष्ट जनादेश मिला था। उसके बाद 1989 में चुनाव हुआ, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने। 1991 में चुनाव हुआ,
नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, 1996 में चुनाव हुआ तो पहले देवगौड़ा साहब बने और उसके बाद आई के गुजराल बने, उसके बाद 1999 में चुनाव हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी बने, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने, 2002 में फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने। लगातार इंतखाबात होते रहे, लेकिन 1989 से 2009 तक किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 2014 के बाद इस देश में 2014 में मोदी के नेतृत्व में एक स्पष्ट जनादेश है। देश की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ, बहुत ख्वाब देखकर मोदी को चुनाव जितवाने का काम किया था और मोदी साहब ने इस देश की जनता से बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। अच्छे दिन आने वाले हैं, सपना भाई कह रहे थे। ये कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये कहा था अब तक रोजगार मिले होता तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होगा। ये कहा था कि हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, आंख झुकाकर नहीं बात करेंगे और आंख उठाकर भी बात नहीं करेंगे। तो पूछा जाना चाहिए कि चाइना से हमारे रिश्ते कैसे, पूछा जाना चाहिए कि वो नोटबंदी जो आपने शाम को 8 बजे खड़े होकर कर दी थी और कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, तो 98% पैसा वापस आ गया, उसका क्या हुआ? पूछा जाना चाहिए कि जिस जीएसटी की चर्चा करते थे और राहुल जी हमेशा कहते थे गब्बर सिंह टैक्स है देश को बर्बाद कर देगा, वो सच साबित हुआ। पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं से कि आपने कहा था कोरोना आएगा और कोरोना जब आया तो कोरोना के बारे में सबसे पहले किसी ने कहा तो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि सुनामी ये देश को बर्बाद कर देगा। याद करिए, तो राहुल गांधी का मजाक बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस कोरोना ने देश को तबाह कर दिया। और मोदी ने कहा, जब ये कह रहे थे ट्रंप को बुलाकर गुजरात में प्रचार कर रहे थे, तो मोदी साहब कह रहे थे कि जाइए छत पर, टॉर्च जलाइए, रोशनी दीजिए, दिया जलाइए, ढोलक बजाइए और तमाम तमाशा करने का काम मोदी ने किया और देश को कोरोना से तबाही हुई। बाद में जो वैक्सीन लगाई गई, उस वैक्सीन से सबसे ज्यादा चंदा मोदी ने लिया और यूरोप की कोर्ट में कोविड वैक्सीन बनाने वाले ने कहा है कि जब किसी के शरीर में ये लगता है तो खून के थक्के जमते हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। और मोदी ने उसी पर सर्टिफिकेट अपना लगा दिया। लोकतंत्र को तबाह करने का काम, जिस तंत्र से आप चुनाव जीत कर आए, जिस जमहूरियत से आप चुनाव जीत कर आए, उस पर मोदी ने हमला करने की कोशिश की। और याद करिए, केजरीवाल साहब, हमारी बहन बैठी है, केजरीवाल साहब को जेल में बिला वजह डाला गया, हेमंत सोरेन को बिला वजह जेल में डाला गया, चिदंबरम को जेल में डालकर बंद कर दिया, लालू यादव की किडनी खराब हो गई, इतने दिन जेल में रहे, उनकी बेटी ने किडनी देने का काम किया। पूछा जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ा, देश ने और दुनिया ने देखा, आपने ईडी और सीबीआई दिखाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आपने एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की, आपने कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की। जो भी आवाज खड़ी होगी मोदी के खिलाफ और शाह के खिलाफ, जो आवाज खड़े होगी शाह और तानाशाह के खिलाफ, जो आवाज खड़ी होगी विश्व गुरु के खिलाफ, उसके खिलाफ ईडी भेज देंगे और सीबीआई भेज देंगे आवाज को दबाने की कोशिश। मगर हमें गर्व है इस पूरे देश के अंदर, अगर कोई आवाज मोदी के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जिम्मेदारी से खड़ी रही है तो वो एक आवाज है जो सबसे बुलंद रही है, उसका नाम राहुल गांधी है, दूसरी कोई आवाज नहीं है। कोई चला आजादी के बाद कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल, कहना बहुत आसान है, मैं भी 1 महीने राहुल गांधी के साथ चला। सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता था, नहा धो के तैयार होके पहुंच जाइए। 25 किलोमीटर रोज चलना है, 25 किलोमीटर रोज चलना है और एक ही पैगाम, एक ही संदेश जो अनीस भाई ने कहा। और उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई आए, मुंबई में सभा बंद किया और क्या कहा राहुल गांधी ने? एक ही संदेश की मोहब्बत की दुकान, वो मोहब्बत जो भगवान राम का संदेश, वो मोहब्बत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, जो हजरत ईसा का पैगाम, जो गौतम बुद्धा का पैगाम, जो अंबेडकर का संदेश, जो हिंदुस्तान में गांधी का संदेश, वही पैगाम और वही संदेश सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी का है। दूसरा कोई पैगाम नहीं। मोहब्बत का, अमन का, शांति का, सौहार्द का, कौमी एकजुटता का, भाईचारे का, इंसानी रिश्तों का लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी कीमत पर कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के साथी, चाहे शिवसेना हो,
चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीज हो, चाहे बहुजन अघाड़ी के दूसरे साथी हो, ये तमाम लोग मिलकर इस फांसीवाद के खिलाफ, इस गुंडा राज के खिलाफ, लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ जिम्मेदारी से खड़े। एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 50 दिनों से लगातार घूम रहा हूँ। तमिलनाडु से शुरुआत किया था सलीम भाई, मानिक टैगोर के यहाँ से शुरुआत की थी। कोचीन में हमारा दोस्त है, IB इंडियन एनएसयूआई का प्रेसिडेंट रहा है। कोचीन से लेकर अलपी से होते हुए गुजरात, गुजरात से आसाम, आसाम से दिल्ली, कन्हैया के चुनाव, दिल्ली के बाद यूपी, यहाँ से कृपा शंकर सिंह पहुँच गए हमारे जिले में भाजपा का लेकर, उनका भी इलाज होगा वहाँ पे। और आज महाराष्ट्र में एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपसे। सापरा भाई ने कहा 370 और 400 की मोदी बात करते थे। अरे 400 तो छोड़िए, मोदी की 200 सीट नहीं आ रही, मोदी जा रहा है, इंडिया गठबंधन आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कोई। और जो राज्य है, और ये बात कोई जज्बाती तकरीर में मैं नहीं कह रहा, बिहार में बीजेपी बुरी तरह हार रही है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन बहुत अच्छा करने जा रहा है। आपकी स्टेट महाराष्ट्र बेहतरीन स्टेट है, 48 सीटें हैं, यूपी के बाद सबसे बड़ी स्टेट है, कम से कम 30 से 35 सीटें हम जीतेंगे। सलीम भाई कर्नाटका से आते हैं, कर्नाटका में हम बीजेपी का सफाया करने वाले हैं। बीजेपी की 300 सीटों में कम से कम 100 सीट हार रहे हैं। मोदी किसी कीमत पर इस देश में चुनाव जीतने वाला, पुलिस के सहारे, इनकम टैक्स के सहारे, ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे होने वाला नहीं। महसूस ये होता है तामे साहब की दौरे तबाही है, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही। और ठीक कहा, केवल दो ही बात करता हूं लोकतंत्र पर और संविधान पर। संविधान के पन्नों पर लगातार हमला करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग करते रहे। और कैसे इस देश में डिवाइड हो जाए, कैसे मुल्क बट जाए, कैसे मुल्क बट जाए, और संविधान के पन्नों पर हमला। वो संविधान आज ही मैं पढ़ रहा था, तो संविधान का जो प्रस्तावना है, वो अम्बेडकर साहब ने पूरा संविधान लिखा है, लेकिन उसकी प्रस्तावना जो उसका शुरुआत में इंट्रोडक्शन है, वो पंडित नेहरू के हाथ का लिखा हुआ है। वो संविधान जो कहता है कि हिंदू मुसलमान बराबर है, वो संविधान कहता है कि अगड़ा और पिछड़ा बराबर है, वो संविधान कहता है कि दलित और ब्राह्मण बराबर है, वो संविधान कहता है कि गरीब और अमीर बराबर है, वो संविधान कहता है कि मजलूम और जालिम सब बराबर है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको बराबर का हक मिलेगा। उस संविधान के पन्नों पर लगातार हमला करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और संघ कर रहे हैं। मैं पिछले 10 दिनों से रायबरेली में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ काम कर रहा हूं। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम लोग पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रहे हैं। हम रायबरेली में भी भाजपा को हराएंगे और हम अमेठी में भी भाजपा को शिकस्त देने का काम करेंगे, और देश के अंदर भी इनको तबाह करने का काम और उनकी विचारधारा को समाप्त करने का काम करेंगे। एक अंतिम बात कह के बात को समाप्त करूंगा, चूंकि 2-3 वक्ता और है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। एक कहा हमारे सापरा भाई ने, क्या कहा? सापरा भाई ने कहा कि पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। मोदी साहब ने एबीपी चैनल को एक इंटरव्यू दिया 2 दिन पहले, और मोदी साहब ने उसमें कहा कि हिंदुस्तान, अगर मैं हिंदू और मुसलमान करूंगा तो मैं प्रधानमंत्री के पद का दावेदार ही नहीं हूं, मैं हट जाऊंगा। उसके बाद महाराष्ट्र आते हैं, महाराष्ट्र आने के बाद फिर वही नारा, हिंदू मुसलमान बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। क्या कहा इन्होंने कि कांग्रेस भैंस चुरा लेगी, पहले देश नहीं बंटने दूंगा, भैंस नहीं बिकने दूंगा। सवाल पूछा जाना चाहिए कि बार बार ये कहते हैं वो लोग जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको सब कुछ देगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मोदी साहब, आपकी जो सरकार है और आप जो वायदा करते हैं, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप कितने भाई बहन हैं? मोदी साहब के 6 भाई बहन हैं। योगी आदित्यनाथ की बड़ी चर्चा होती है, उनके भी 7 बहन भाई हैं। अमित शाह जी की बड़ी चर्चा होती है, उनकी 6 बहनें हैं और 1 भाई है। अशोक सिंघल एक विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, उनके 7 भाई बहन हैं।
मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु हैं, उनके 4 भाई बहन हैं। हेमंत बिस्व शर्मा अध्यक्ष जी गुजरात वहां आसाम का मुख्यमंत्री है, रोज शहर बोलता है, उसके 7 भाई बहन हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बच्चे किसके ज्यादा है और किसके कम है, ये आप फैसला कर लीजिए, हम आपकी समझ पर छोड़ते हैं। हम तो भाजपा से भी सवाल। तो मोदी साहब शायद भाषण दे रहे थे तो उनको अपना घर याद आ गया होगा, और घर याद आया गया होगा तो उस दुश्मनी में, जो इनकी दुश्मनी अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, जो ये निपटाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे मीनाक्षी लेखी हो, ये ऐसा आदमी है जो जहरीला आदमी होता है, वो हर किसी को डसता है। ये ऐसा आदमी है कि कांग्रेस को भी, मुल्क को भी, लोकतंत्र को भी, संविधान को भी, और आगे चलकर अपनी पार्टी के लोगों को भी तबाह करने पर लगा हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारा भाई जो NSUI का अध्यक्ष रहा यहाँ का, संजय पाटिल, कांग्रेस की जो स्टूडेंट भी है और आज इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, सापरा भाई ने ठीक कहा कि 2009 के लोकसभा के चुनाव में सब जगह से जब हार गए और जब इस लो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए तो यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने अपने दिल से, अपने कलेजे से लगाया और उनको लोकसभा में भेजने का काम किया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में इसी इलाके के लोग अगर फैसला कर लेंगे कि उनको 2 लाख से ऊपर वोटों से जिताकर भेजना है, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उनको चुनाव हरवा पाएगा। वो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और हमारे गठबंधन के लोग कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव जितवाने का काम करेंगे। और यहाँ एक एक वोट कीमती है। मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2024 में जरूर आप जितवाने का काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एक आखिरी बात करके बात को अब मैं समाप्त करूंगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ वसीम का हुक्म था, मैं रायबरेली में काम कर रहा था, सुबह आया एयरपोर्ट से, लखनऊ से फ्लाइट लिया, यहाँ पे आया, आपके बीच में हाजिर हुआ और रात ही में चला जाऊंगा लखनऊ, लखनऊ से चला जाऊंगा रायबरेली। हम तो आपसे सिर्फ एक बात और कहना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ भी वोट करिए। यहाँ के बहुत सारे लोग हमारे जौनपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में, गाजीपुर में, बलिया, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में, सारे लोग हैं यहाँ पे। एक छोटा मोटा पूर्वांचल बसता है यहाँ पे, तो आपकी आवाज बड़ी बुलंद है, आप यहाँ भी असरदार है और वहां भी असरदार है। वहां भी पैगाम देने की कोशिश करिए कि हर कीमत पर भाजपा को रोकना है, इसलिए रोकना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी बचाना है, देश के लोकतंत्र को भी बचाना है और फांसीवाद से भी इस देश को बचाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ भी आप असरअंदाज है और वहां भी आप असरअंदाज है। इन्हीं बातों के साथ मैं शुक्रिया करता हूँ इस बात के लिए कि आपने यहाँ पे मौका दिया। बात तफसीली और भी होती, लेकिन वक्त की कमी है, 1-2 वक्ता और भी है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी की अध्यक्षा बैठी है, हमारे विधायक जी शिंदे साहब, लोकसभा लड़े आप इस बार का चुनाव, 17 से लड़े, और हम आपको बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपने नेताओं की तरफ से और आप सब की तरफ से देना चाहते हैं। ऊपर वाले ने सब ठीक रखा और आपकी दुआएं रही तो निश्चित रूप से लोकसभा के सदस्य बनेंगे। एक बार खड़े होकर आप आशीर्वाद ले लीजिएगा शिंदे साहब, एक बार खड़े होकर जोरदार ताली जरा इनके लिए बजा दीजिएगा शिंदे साहब। देखिए ये जज्बा होता है, अपना चुनाव खत्म हुआ, दूसरे भाई का चुनाव लड़ाने आ गए, इस जज्बे से काम करना है। मैं सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुबारक भाई, आपकी सरपरस्ती में हम बड़े हुए, आपका शुक्रिया करता हूँ। सब लोग इंशाल्लाह जिताएंगे और इंडिया गठबंधन को भारी वोटों से हमारे भाई को, संजय पाटिल को जिताएंगे। सब तैयार है तो जरा हाथ दोनों ऊपर उठा दो भाई, जोरदार हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के संघर्ष का ऐलान कर दीजिए। जोरदार ताली बजाइए, लगे कि हाँ पूरे संघर्ष के लिए तैयार। मैं अपने छोटे भाई वसीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वसीम ने माशाल्लाह अमेरिका से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अब्बू ने हमारे जो 20-25 कॉलेज बनाए उसकी माशाल्लाह से काम देखते हैं और बहुत खिदमत का जज्बा है, दिन रात लगे रहते हैं इसी खिदमत में। जो अब्बू का जज्बा था उसी जज्बा अल्लाह ने इनको भी दिया है। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप इनको भी दुआएं दीजिएगा और इनसे कहीं कोई कोताही होगी तो ये नेता बन के आपके बीच में नहीं आएंगे, आपका बेटा और आपका भाई बनकर आपके बीच में आएंगे। आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके सर पर शफकत का साया और दुआओं का साया हमेशा बरकरार रखिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेरे युवक कांग्रेस के साथी बड़े जज्बे के साथ आए, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ।
मेरी सारी जिंदगी युवा कांग्रेस की पॉलिटिक्स में और एनएसयूआई की पॉलिटिक्स में निकली है। और हम और सलीम भाई पूरे देश में, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, जिससे पूछो नदीम जावेद और सलीम अहमद तो कहते हैं एनएसयूआई वाले। हम बूढ़े भी हो जाएंगे तो हमारी पहचान वही होगी एनएसयूआई वाले की। तो मैं ऐसा संगठन जिसने पूरी दुनिया को और देश को नेतृत्व देने का काम किया है, ऐसा युवा कांग्रेस और ऐसा एनएसयूआई, हम उनके साथियों को भी सलाम करते हैं। और आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हुए मशहूर शायर जावेद अख्तर साहब की इस नज्म के साथ बात को खत्म करता हूँ। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज्य में जैसा हुआ था वैसा हो, वो कहते हैं कि हंगामा होता है तो होने दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। जय हिंद, जय कांग्रेस। नदीम जावेद का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दोस्तों जोर से एक बार ताली हो जाए भैया की।